देखिए मेहरबानी करके आप जरा कम बात करें, तब हम आपके सामने बात कर सकते हैं। आज करिए उलाट गई करिए पानी लाए पूरे करिए तापत बन जाए उसका काट का मुस्ताज। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग तशरीफ लाए सर्दी में। आज की मीटिंग जो है ये बहुत अहम थी, क्योंकि बहुत वक्त से वाइट पेपर तैयार किया जा रहा था, आज मुकम्मल हुआ और इस पे जो हम लोग आपके सामने वो रखेंगे और एक इकोनॉमिक जो सफरिंग्स हुई हैं उसके बारे में पेपर तैयार है। मैं तारिगामी से साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सेलिएंट पॉइंट्स आपके सामने रखें। बिस्मिल्लाह तारिगामी साहब। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कई महीनों से ये चर्चे में बात रही है कि वाइट पेपर आपके सामने, अपने लोगों के सामने, मुल्क के सामने पेश कर लें। उसमें कई डेलिब्रेशंस, कई सलाह मशवरे, मीटिंग्स हुई हमारे बीच में एंड फाइनली वी हैव फाइनलाइज्ड द रिपोर्ट। और दूसरा, इसके साथ जो मुद्दा आज की मीटिंग में ज़ेर बहस आया वो डीलिमिटेशन के बारे में। हमने कई बार, हम में से मेरे ख्याल में सभी जितने भी रहनुमा हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, जो PAGD के साथ जिनका ताल्लुक़ है, मौक़िफ़ पेश किया है। और जो ऑनरेबल एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं कमीशन के, पार्लियामेंट मेंबरान, डॉक्टर साहब, लोन साहब, जस्टिस साहब, इन्होंने भी वजाहतन जब भी इनको मौका मिला वहाँ उनसे मिलने का, तो वजाहतन उन्होंने सब कुछ वो बताया जिसके साथ हम सबका इत्तेफाक है। और मैं पहले इसी सवाल को लेकर आपके साथ PAGD की तरफ से जो हमारा मुश्तरका मौक़िफ़ है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, वो मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश करूँ। जहाँ तक डीलिमिटेशन का ताल्लुक़ है, कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक़ है, इस प्रोसेस का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है क्या ये सब कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के दायरे के अंदर हो रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के खिलाफ बहुत सारे जमातों ने, रहनुमाओं ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया है। और हमारी तरफ से जहाँ तक PAGD का ताल्लुक़ है, हम इसी सवाल पर मुत्तहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाजियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाजियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया। और PAGD का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, irrespective of political affiliations, regions, communities and all that। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है, और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहाँ तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट,
जम्मू में भी ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक अमल से कम नहीं है. इट इज अ शेमफुल एक्ट इटसेल्फ टू से द लीस्ट. और मेरे वतन को तकसीम किया गया, हमारे वतन को जिसके बारे में इनका कहना था, रहनुमाओं का कहना था ताज है, इस ताज को जमीन बोस कर दिया गया. और फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इसी एक्ट के दायरे के अंदर, ये हमें मंजूर हो नहीं सकता. हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जरा आप समझ लें और ये लोगों तक बात पहुंच जाए. हम डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के खिलाफ नहीं रहे हैं, ना है, लेकिन हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है. उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं. जो भी किया गया, और खास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, और वो भी यूनियन टेरिटरी. और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं. दूसरा सवाल, ये सवाल की 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए. लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? व्हाट इज द बेसिस? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है. उस एक्ट के दायरे के अंदर बुनियाद क्या है डिलिमिट करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? वो पॉपुलेशन है, तभी सेंसस के बाद होता है. सेंसस इज ऑलवेज बेसिस फॉर एनी डिलिमिटेशन. और इसके अलावा डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, वायलेंस जो और कन्वीनियंस का ताल्लुक है, एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक है, टोपोग्राफी का ताल्लुक है, वो कंसिडरेशन के जुमरे में आते हैं. यहां क्या हुआ? जो आज का ये डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये करते क्या है, किया क्या है, सिफारिशात क्या है? कंसिडरेशन पहले नंबर पर, और क्राइटेरिया का वजूद ही नहीं. उल्टा. वैसे ही जहां तक इस रिजीम का ताल्लुक है, बीजेपी की रिजीम का ताल्लुक, यहां सब कुछ उल्टा ही है. उल्टी गंगा ही बह रही है पूरे देश के अंदर, लेकिन हमारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है. मैं इसमें तफसील नहीं जाऊंगा. हमारे जस्टिस साहब यहां बैठे हैं, वो अगर कभी अभी आपको चाहेंगे भी ये तफसीलन भी बताएंगे. लेकिन आप जानते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इटसेल्फ इज अनएक्सेप्टेबल टू द PAGD. प्लीज नोट इट डाउन. अब दोबारा ये सवाल होगा कि गए क्यों ये एसोसिएट मेंबर या पार्लियामेंट मेंबर्स? ना जाते तो ये कहा जाता नहीं आए, उनके कहने पर नहीं आए, इनके कहने पर नहीं आए. और इसी वजह से ये गए भी वहां, लेकिन वहां पर इसी दायरे के अंदर उन्होंने अपने तजावीज भी रखी. बहरहाल इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा. और इसके अलावा आपको मालूम है कि जिस रास्ते पर, जिस डिगर पर यह सरकार जा रही है, दिल्ली से लेकर यहां तक, जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम हुआ है. कोई भी सेक्शन अब बचा नहीं, कोई सेक्शन नहीं. आम सतह पर लोग, नौजवान, कोई भी एक्टिविस्ट, मेन स्ट्रीम पार्टीज के भी, और इसके अलावा प्रेस अताब का शिकार है. वो आपको ज्यादा तजुर्बा है जिस अताब के एक माहौल में आप गुजर रहे हैं. एंड देन डिटेंशंस, वो भी अनलॉफुल.
अनलॉफुल इन द सेंस हमारी नजर में गैर कानूनी। मैं इनसे गुजारिश कर लूंगा, ये बार बार वहां बात करते हैं, डॉक्टर साहब भी, जस्टिस साहब भी, उन्होंने कई बार ये सवालात उठाए कि हमें ये बताया जाए हमने अगर कहीं नंबर ज्यादा लिया है, अगर कोई अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के पास कश्मीर के डेवलपमेंट में, वो कोई थाना खाली नहीं, कोई जेल खाली नहीं, और अब यहाँ के जेलों में जगह नहीं, अब मुल्क से, कश्मीर से बाहर जेलों में ही जगह ढूंढी जाती है। ये एक सिलसिला है। और फिर ये नैरेटिव कि यहाँ अमन है, फिर ये नैरेटिव यहाँ कोई बात नहीं करता है, मुंह भी बंद किया, गला भी बंद किया इस सरकार ने। और PAGD की तरफ से हम पूरे मुल्क के अवाम से ये अपील करना चाहते हैं कि कश्मीर से लाताल्लुकी, कश्मीर की मुसीबतों से चुप साध, खामोशी, ये मुल्क के लिए भी ठीक नहीं होगा। हम आज दस्तक दे रहे हैं, पूरे मुल्क के अवाम के सामने ये मुकदमा रख रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। हमारे लोगों को अजाब तो है ही, लेकिन पूरे मुल्क का मुफाद जो है वो भी महफूज नहीं है ऐसे तानाशाह इकदाम उठाने से। दूसरी बात इसके अलावा जो अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, क्या व्हाइट पेपर, क्या है व्हाइट पेपर? पूरे आज मुल्क के अंदर बीजेपी जब से सरकार में आई एक नया नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया है। वो नया नैरेटिव है क्या? पुराना हिंदुस्तान बदलना है, नया हिंदुस्तान बनाना है। नाउ व्हाट इज दैट न्यू इंडिया? आज यूपी के लोग समझने लगे हैं, पंजाब के लोग और बाकी जगहों के लोग समझ रहे हैं धीरे धीरे। और जहां तक यहां नैरेटिव का ताल्लुक है, जब से 5 अगस्त का सानिहा, मैं इसको एक ट्रेजेडी से ताबीर करता हूं, जब वो बड़ी ट्रेजेडी का हिस्टोरिकल ट्रेजेडी जो उन्होंने यहां इवाल्व की, तब से लेकर आज तक एक नया नैरेटिव है। वो नया नैरेटिव क्या है? नया कश्मीर बनाने का। वो नया कश्मीर नहीं जिसकी बुनियाद शेख साहब की क़यादत में उस वक्त के कदावर शख्सियत ने डाली, और जिस नया कश्मीर के रूह से यहां जागीरदारी निजाम पहली बार पूरे बरसगीर के अंदर उसका खात्मा हुआ, चकदारी का, सूदखोरी का, और बिला मुआवजा जागीरदारों को बेदखल किया गया और बिला मुआवजा एक काश्तकार को जमीन मिली। दैट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नैरेटिव, दैट न्यू कश्मीर। व्हाट वाज द स्पिरिट ऑफ दैट नया कश्मीर? आज भी वो किताब खोलिए आप, जो हम भूल गए हैं हम सारे, नया कश्मीर के नाम से। इट इज द ओनली स्टेट, द फर्स्ट स्टेट, आई एम प्राउड ऑफ, इस चीज का मुझे फख्र है आपके सामने पेश करना, कि जहां एजुकेशन यूनिवर्सिटी के लेवल तक आम कर दी गई, फ्री कर दी गई, और अभी आज तक जो अभी बीजेपी कर रही है, जो नैरेटिव नया है नया कश्मीर बनाने का, जैसा कि नया हिंदुस्तान बनाने का, पुराने हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय करके यहां नया कश्मीर पुराने कश्मीर को डिस्ट्रॉय करके बनाने की कोशिश कर रही है। UAPA के जरिए, PSA के जरिए, पकड़ धकड़ के जरिए। हमारा मानना है, मुल्क के सामने हम रख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, जो भी हुआ 5 अगस्त 6 अगस्त को, ये जोर जबरदस्ती की खामोशी, मुल्क के अवाम इसे ताबीर ना कर ले
कि कश्मीर के, जम्मू के, लद्दाख के आवाम ने उन गैर आईनी फैसलों को जो मुसल्लत किए गए हम पर, हमने माना, तस्लीम किया। डोंट कंसिडर, हमारी खामोशी को एक्सेप्टेंस ना समझें, गलती होगी। क्या हुआ, हम पर गुजरी, हमारे साथ 370, आज कहा जा रहा है ये टेम्परेरी था, आज कहा जा रहा है ये हमारा एजेंडा था। अरे साहब, आपका एजेंडा क्या था तब जब आपने एजिटेशन शुरू की जम्मू में जागीरदारों के हक में? वो एजेंडा भी नहीं चला, ये एजेंडा भी नहीं चलेगा। और 370 एक पुल है, तारीख की रोशनी में, आईन की रोशनी में, कानून की रोशनी में, उस रिश्ते का जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने किया यूनियन के साथ। क्या किया? हम पर तो चोट लगी, हमारे हुकूक के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन चोट पहुंची उस रिश्ते पर, उस बॉन्ड पर भी, रिलेशनशिप के, जो जम्मू कश्मीर के अवाम ने नाजुक हालात में फैसला दिया था कि हम एक सेकुलर इंडिया के साथ अपना रिश्ता जोड़ेंगे। हम पूरे मुल्क के सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लीडरशिप से, पार्लियामेंट के रहनुमाओं से ये अपील करना चाहते हैं, इसको एक आइसोलेशन में ना समझ ले। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये उस पर आंच है, उस पर असॉल्ट है। आज जम्मू कश्मीर घाटे में है, कल मालूम नहीं तमिलनाडु का क्या होगा, कल मालूम नहीं बंगाल का क्या होगा, कल मालूम नहीं कल और मध्य प्रदेश का क्या होगा। अगर इस रविश को रोका नहीं गया, अगर जम्मू कश्मीर के मामलात को नजरअंदाज किया गया, अगर इस असॉल्ट को एक तरफा देखा गया, नताइज संगीन होंगे। कश्मीर के अवाम तो सह ही रहे हैं, लेकिन मुल्क के अवाम को भी इस अफसोसनाक रवैये का से मुतासर होना पड़ेगा। हमारी अपील है आज पार्लियामेंट से, सिविल सोसाइटी से, देर ना कर ले। हम कुछ और मांगते नहीं, हम खैरात नहीं मांगते, हम भीख नहीं मांगते। हमने इस व्हाइट पेपर के अंदर डिटेल्स दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। क्या 370 को हटाया जा सकता है? क्या 35A को हटाया जा सकता है? और अगर हटाया गया, क्या इसकी कानूनी जवाजियत है? क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए? जम्मू के लोगों में गलतफहमी पैदा की गई, लेह और करगिल के लोगों में गलतफहमी पैदा की गई। आज वो अपने तजुर्बे से सीख रहे हैं कि जो भी हुआ उसमें अगर तकलीफ है कश्मीरी अवाम के लिए, जम्मू के कठुआ से लेकर राजौरी तक, कश्तवाड़ तक, लेह से लेकर करगिल तक अवाम, उनको भी आज इस दर्द का एहसास हो रहा है। आज वो समझ रहे हैं, ये जो इन्होंने नैरेटिव पैदा किया था कि पहले डेवलपमेंट नहीं, आज डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे। आज हमने इस इकोनॉमिक नोट में बताया कि वो भी हमारे इस वाइट पेपर के मुकाबले में सरकार अपना वाइट पेपर, अपनी करनी के बारे में एक वाइट पेपर शाया कर ले। We challenge them and have a debate with us, both in the parliament or in any other, at every level. है क्या? कहाँ है जॉब्स? जम्मू के नौजवानों से पूछ लीजिए, ये भी कुछ रेफर किए थे, उनको भी वापस लिया गया। जाइए आप जम्मू में, उनसे कह दीजिए, आप तो अपने आप को खास समझते थे, परसेप्शन ये बिल्ड किया गया था। अब बताइए आपके नौजवानों को, बच्चों को जॉब कितने मिले तब से, जब से ये आफत आई? आज ये बताइए इन्वेस्टमेंट कहाँ?
अरे इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट कहेंगे आप? रियल एस्टेट्स का हाल क्या है पूरे मुल्क में? स्पेकुलेटिव एक साइकिल पैदा हो रहा है। इस प्रोसेस से जो जमीन का मालिक है, छोटा काश्तकार, नुकसान में है, घाटे में है। फायदा किन को है? मुट्ठी भर लोगों को। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता साहब। अगर इनके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कोई गुंजाइश होती, यूपी के नौजवानों को ही देते, जो जगह जगह आज खड़े होकर सवाल कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास गया कहां? हमें विकास में हिस्सा क्यों नहीं मिला? हमें जॉब क्यों नहीं मिला? रियल एस्टेट के लिए यहां ऐलानात, हमें सबसे बड़ा देन जो है हिस्ट्री का, वो लैंड टू द टिलर। हमारे पास आज भी बड़ा कारखाना नहीं, हमारे पास आज भी बड़ी बिजनेस नहीं, हमारे पास सर्वाइवल के लिए छोटा बागीचा है, छोटी जमीन है। अरे साहब, इसको भी आप आंच आने के दर पे है, इसको भी आंच जलाने के दर पे हैं, इसको भी, इसमें भी एक लालच दे रहे हैं एक किसान को। मिलेगा क्या? वक्त बताएगा। और हमारा मानना यह है कि आप दिल को बहलाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, आपका असल चेहरा आवाम के सामने है। और अगर कहीं गलतफहमी है, और ये भी सवाल है आपकी तरफ से, पीएचडी क्या कर रही है? पीएचडी यही कर रही है, इनका चेहरा जो है, जो असली चेहरा, वो आवाम के सामने डाल रहे हैं। हमने आज ये फैसला कर लिया, डॉक्टर साहब की क़यादत में जो अभी मीटिंग हुई, फैसला किया कि हम इस वाइट पेपर को, जो पार्लियामेंट के बड़े लीडर हैं, नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, उनकी मीटिंग बुलाएंगे, उन्हें दावत देंगे और उनके सामने ये रख लेंगे। और अगर मौका मिला, इसके लिए ये कोशिश कर लेंगे, ये कॉपी हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने भी रखेंगे। हम जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं, डंके की चोट से कहते हैं, और डंके की चोट से ये कहते हैं, जो भी 5 अगस्त 6 अगस्त हुआ, वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुफाद पर चोट लगाई, हमारे फ्यूचर को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया गया, मशकूक बना दिया गया, बल्कि देश के आवाम को भी पायमाल करने का रास्ता हमवार किया। और इसीलिए हमारी अपील है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, सेंटर तक, वेस्ट तक, सारे लोगों से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल एफिलिएशन, कश्मीर को जो चोट पहुंची, उसे आप सिर्फ ये न समझे कि ये कश्मीरियों के लिए ही है। ये चोट कभी महाराष्ट्र पर भी पड़ेगी। ये जहर है, पॉइजन है। ये अच्छा और बुरा नहीं, हमारे लिए बुरा और किसी और के लिए अच्छा। ये पॉइजन यहां भी वही तासीर देगा, ये वही तासीर देगा आंध्रा में भी, वही तासीर देगा और रियासतों में भी। बिफोर इट इज टू लेट, देर न हो जाए। पूरे मुल्क के जो भी अभी भी हिंदुस्तान के हामी लोग हैं, आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं, उनसे हमारी अपील है, इंटेलिजेंसिया से, प्रेस से, सिविल सोसाइटी से, कि कश्मीर की इस दर्द को समझ लें। जो हमारे साथ हुआ वो आईन को पायमाल करके किया गया, वो कानून के दायरे से बाहर किया गया, जो भी हुआ मनमानी से किया गया। जो आज हमने ये रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें ताउन मिलेगा पूरे मुल्क के आवाम से। मुल्क में सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि कई करोड़ों लोग हैं जो समझदार हैं, जो समझते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर। और लास्ट पर मैं यही कहूंगा, रात कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, यह हम जम्मू कश्मीर के आवाम को बताना चाहते हैं, सुबह को आना ही है, आना ही है। इंतजार कर लेंगे, लेकिन इसके साथ ही जम्मू के आवाम से अपील करना चाहते हैं, ये जो गलतफहमियां पैदा की जा रही हैं कश्मीर और जम्मू, पहाड़ी और गोजर, ये गलतफहमियां, इनको
اس کے سانچے میں ڈھانچے میں اس زہر کو سمجھ لیجئے. یہ ہمارے ہر ایک لمب کو توڑنا چاہتے ہیں, جسم کو تار تار کرنا چاہتے ہیں. ہم آج تک ایک ساتھ رہے ہیں, ایک ساتھ ہی اپنا فیوچر سنبھالیں گے, ایک دوسرے کے کنسرنز کو سمجھ لیں. اینڈ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا, we will approach the people of Jammu, we will approach the people of Leh and Kargil as well, because we don't accept that reorganization. وہ ری آرگنائزیشن نہیں, ڈس آرگنائزیشن, ڈسرپشن کا ایکٹ ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. طارق امیر صاحب, یہ بتائیے جو آپ نے بتایا کہ وائٹ پیپر کون سے سیکٹرز کو ٹچ کر رہے ہیں, کیا سائلنٹ فیچرز آپ نے ڈاکٹر صاحب نے, میں نے یہ بھی بتایا, جسٹ میں نے بتایا سیلینٹ فیچرز. اس میں یہ ہے کہ جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا ہے, میں نے بتایا کہ اس نیریٹو کا سب سے بڑا نیریٹو جو انہوں نے ملک میں کہا ہے کہ 370 عارضی تھا, ہم نے جواب دیا. اور یہ کہا گیا تھا کہ 370 جو ہے یہ سورس آف سپریشن ہے, یہ بریڈ کرتا ہے وائلنس کو. ہم نے اس بارے میں بھی کہا کہ یہ 370 ہے جس سے یہ رشتہ بنا, اور اگر سپریٹزم, اگر کہیں پر ایلینیشن پیدا ہوئی, وہ اس وجہ سے پیدا ہوئی بیکاز آف دی ایروجن آف دوز پرومیسز, جو وعدے کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے دائرے کے اندر کیے گئے تھے جموں کشمیر کے عوام میں. ہم نے وہ ڈیٹیلڈ آؤٹ کیا ہے کہ the source of violence, the source of that secessionist tendencies so called جو یہ کہہ رہے ہیں, اس میں وجہ یہ ہے 370 وجہ نہیں بلکہ اس کا ایروجن ہے. اس کو جو کھوکھلا کیا گیا بتدریج, اس وجہ سے یہاں ایک ناراضگی پیدا ہوئی ہے. اور اب جو اس سرکار نے کیا ہے 370, اس سے نہ صرف یہ کہ ناراضگی پیدا ہوگی بلکہ اتنا غصہ بن رہا ہے. الگ سوال ہے, آج کچھ لوگ ان کے دربار میں جائیں گے, مجبور ہے لوگ اس دربار کے ساتھ تھانیدار صاحب کے سامنے جانے کے لیے. ہمیں کوئی گلہ نہیں, لیکن غلط فہمی میں ہے. جب کبھی ناراضگی پھوٹ پڑتی ہے, سالاب بن جاتا ہے, تو تنکوں کا سہارا کسی کو ملے وہ ہوتا نہیں. اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا ہے, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا اکنامک ڈیولپمنٹ کے بارے میں, لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ میں انہوں نے تبدیلی لائی جس کو چیلنج بھی کیا ہم نے سپریم کورٹ کے اندر, کہ باہر والے یہاں زمین خریدیں گے, ریئل اسٹیٹ کے ذریعے یہاں ڈیولپمنٹ کا نعرہ لگایا. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم یہ جو ڈیولوشن آف پاور, جیسا کہ بھی DDC پنچایت, ان کے ساتھ بات کر لیجئے, ان کو باہر نکلنے کا موقع تک نہیں دیا جاتا ہے. صرف وہی لوگ جو پروردہ ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے ادھر ادھر گھومنے کا, کام کرنے کا نہیں. وہ ڈیولوشن بھی اپنی جگہ. اور اس کے علاوہ جو جاب کا سوال ہے, کرپشن کا سوال ہے, ابھی کہہ رہے تھے ہمارے دوست, ارے کہاں دیکھا تھا آپ نے کہ کوئی نوجوان مرے, اس کی لاش اس کے والدین کو نہ ملے. یہ آج تک اٹ از انپریسیڈنٹڈ. قبرستان کے ساتھ بھی آپ کا جھگڑا, لاش کے ساتھ بھی آپ کا جھگڑا. یہ سب باتیں ہم نے اس میں درج کی ہے کہ جو یہ نیا کشمیر کا نیریٹو یہ بلڈ کر رہے ہیں, یہ نیا کشمیر نہیں بلکہ جو بھی کشمیر ہے اس کو تباہ کرنے کا ایجنڈا. اسی کے دائرے کے اندر انہوں نے جو کیا عمل شروع 5 اگست سے 2019 کو آج تک جو جاری ہے, رواں دوا ہے, وہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے تفصیلاً اس پیپر میں ذکر کیا. Dr. Sir, you are the president of the PAGD. Dr. Sir, you are the president of the PAGD. It is very important to ask you 2 things. One, that what's your opinion about the recent statement given by the Home Minister of India? Elections will be held within 6 to 8 months. Second, how did you see the atmosphere right now between Russia and Ukraine? How it will impact on this side? See, let me take first. Election is basis of democracy. And the very first thing in that democratic situation is the Delimitation Commission's report. What they have done is very unfortunate, very unfortunate. Because if they look at the one constituency, I'll tell you, parliamentary constituency of Anantnag,
how is the member of parliament, if he's elected from Rajouri, going to look after the areas on this side of the mountain? Or the one that will be elected here from this side will look after the people of Poonch and Rajouri? You see, this is one instance I'm telling you. Well, we'll fight the election, there's no doubt. We're not going to run away from it. But these are things which pain us. That whereas they say that we want to bring people together, we want to remove their difficulties, and therefore we are trying to see that constituencies are made in such a manner that it's easy for people to have their cases projected. It doesn't seem that this delimitation has done that. It has further alienated people. That is one point. Second point, as far as the Ukraine and the problem there, that will not only affect India, it will affect the world. It's going to affect the world. Soon, as soon as elections will be over, you will find the prices of oils will increase because the crude is going to increase quite rapidly, and that will affect prices of all commodities, and particularly those who live in far-flung areas will be affected far more. Therefore, inflation will increase, and that inflation will be very difficult for the poor man to be able to sustain himself in honor and in dignity. So there is no doubt we would want peace to emerge as soon as possible, that that peace is restored in that region. People are Russia has also its own claim. They don't want NATO around them because they think that it affects their sovereignty. So that it's for the world to realize their problem also. As I think the president of Russia has said, how would America feel if missiles are put as before in Cuba? Will they be able to not react to it? So as far as we are concerned, in Kashmir, Jammu and Kashmir, we feel it's adversely going to affect us. Adversely. We are going to find very difficult to survive, even survive, I'm telling you, because things are going to be very difficult. And why international community is silent? And why international community is silent? How do you see India abstaining from voting in UNSC on Ukraine-Russia conflict, this resolution, sir? see, as far as India is concerned, India has its own outlook. Indian government has to think of its own self. How India will be able to survive in this situation. As you see, the foreign minister of India is trying his best to see something emerge, but India doesn't have that capacity to really pull these people apart. Secondly, the finance minister's statement, recent statement, that it is going to adversely affect our economy. Yes, our development will fall of the country itself. We know this is something we should have all realized. The world should have realized that this is something which is going to affect everyone. It's going to affect Europe. Very badly it's going to affect Europe. The Valley-based parliamentarians, in their response to the delimitation commission, has said that this exercise should be stopped forward till the final adjudication of the Reorganization Act comes. However, the fresh draft shared by the Delimitation Commission yesterday has accepted some of the suggestions by the members by restoring Habakatul constituency and Suchetgarh and renaming the Mughal Maidan as back to the Indrawar. So how do you see this fresh draft? You see, these are cosmetic changes. Does it really change the whole concept of this? I think the Delimitation Commission basically has worked in favor of BJP, thinking that they could have maximum numbers of seats in the assembly, so that they will be able to pass the resolution in the assembly that what they did on the 5th of August has been accepted by the assembly of Jammu and Kashmir, and therefore if it goes to the Supreme Court again, and I am sure Government of India will take it then to Supreme Court, and they will say, well, final, it is all done. That is what their aim is.
Otherwise, what was the need of delimitation commission when we had already said that when the whole country is going to go in 2026 for delimitation, why was Jammu and Kashmir targeted? With what idea? This is what our fear is. That BJP thinks that they can win and they can change the course of the state. That is what their idea is. One question. Will you go ahead with a bigger goal? PAGD has a bigger Will you goal. go about what? Together in elections. Together in elections. Look, you are already jumping miles forward. Let us first see when the election will come. We'll sit down and then we will see how we can get on, because there will be many others who will join us at that time. Dr. Saab, one last question from my side. Back to Russia-Ukraine conflict. Do you appreciate India's stand in UNSC on this resolution? Do you think it was a mature decision by the government of India that they abstained from voting? You see, I did not represent, it was the government of India's minister who was sitting there, he represented. Why did he take this decision? This question you should ask government of India. I am not member of government of India. Therefore, I am not able to answer this question in that manner. What I would say, what government of India, if I had to be there, I would have said that what has been done, both sides, NATO should have also not come into it. Russia would not have moved in. It is because of fear that Russia had of NATO's developments in that state, which was going to be damaging to them, they took this action. I think all sides should have realized this. They didn't realize this. They thought, oh, they'll be able to do something. Today, look at that president of Ukraine. What did he say? He said, I'm alone. There's nobody with me. People, you and I are alone. So why international communities are silent? Because recently, as you International communities have pressures. As you said in Jammu, International communities Ladakh is have once in pressures. 24 hours by China. So we have You a see, sort of international position on that commissions have their own pressures. There are pressure from one state, country to the other country. So thank you very much. Thank you. That's something I cannot Thank do. you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Assalamu alaikum, Dr. Sabah. So we will meet in Inshallah. I'll be there. ये मैं जी बताइए कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। Sir.